तो आपने ना तो यूएनओ, अगर यूएनओ की परिभाषा में हम जाएं तो उसमें भी कहा गया है कि किसी जगह की टोटल पॉपुलेशन का 1.5%, 1.5% अगर कोई है, वो लिंग्विस्टिक है या रिलीजियस है, उसे माइनॉरिटी माना जाएगा। लेकिन हमारे यहां 21 करोड़ मुसलमान उस वक्त माइनॉरिटी में थे और इस षड्यंत्र के तहत करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का बना दिया गया। पारसियों ने आज तक उस माइनॉरिटी कमीशन में 2 पैसे का नहीं कुछ लिया। सिख वहां कौम उससे जिंदा नहीं है कि उन्हें वहां माइनॉरिटी कमीशन से क्या मिलेगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी घोषित करके सारे आपने यूएनओ से लेके सारे तथ्यों को धत्ता बता करके आपने एक नया एजेंडा क्रिएट कर दिया। और कमाल यह है, यह उसी सरकार ने किया 1993 में, यह संविधान में जोड़ा गया, उसी सरकार ने जोड़ा जिन्होंने 1976 में रात के अंधेरे में भारत का जो संविधान था, जो प्रीएम्बल था, उसमें कहा गया कि भारत सेकुलर देश है। तो 76 से पहले सेकुलर नहीं था, लेकिन प्रीएम्बल में आपने शब्द सेकुलर जोड़ा बिना किसी डिबेट के, क्योंकि 76 में ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर जेल में थे और इंटेलेक्चुअल से कहा कि थोड़ा झुक जाओ, वो लेट चुके थे। और वही सरकार 93 में उसी संविधान को कम्युनल बना देती है। एक सेकुलर राष्ट्र के अंदर अगर वो है भी तथाकथित तौर पे, जिसको लिखने के बाद, तो जब सेकुलर राष्ट्र ये कहता है, संविधान ये कहता है कि सब बराबर हैं, तो फिर ये 21 करोड़ लोग अलग क्यों हैं? इनके साथ विशेष रियायत क्यों है? लेकिन ये हुआ। उस पे दूसरा जघन्य अपराध क्या हुआ कि खामोशी से हर राज्य के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। यानी आपने अपीजमेंट के अंदर अपीजमेंट कैसे हो सकता है? कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ जो ताकतें सन 1947 में यहां रह गई थी पाकिस्तान बनवाने के बाद, कैसे आपने उन्हें ताकतवर बनाया? हर राज्य के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। 2011 का सेंसस जो सरे मंजर है, सब कोई देख सकता है। 2011 का सेंसस भारत का यह कहता है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। जब यह सेंसस आया तो इस पे बहस हुई, लेकिन तब भी किसी ने इस माइनॉरिटी कमीशन के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं पूछा। लेकिन मेरा सवाल, जो हमारी टीम के एक साथी अश्वनी उपाध्याय से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ ऐसे फीलर्स मिले हैं कि सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ उस पर बात करना चाहती है। लेकिन झूठ देखिए कि हर राज्य का जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका बजट अलग से है, उसका भी करोड़ों में बजट है और वो भी अलग से है। और वो बजट क्या करता है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। वैसे तो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, पंजाब है, कश्मीर है, लक्षद्वीप है, ये सब जगह हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन में 97.5% मुसलमान हैं, 2.5% हिंदू हैं। लेकिन वहां के राज्य का माइनॉरिटी कमीशन की परिभाषा यह है कि 97.5% मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और 2.5% हिंदू मेजॉरिटी में है। तो वो जो माइनॉरिटी का बजट जा रहा है वो भी मुसलमान 97 के पास जा रहा है। वो कश्मीर में 77% है, उनके पास जा रहा है। वो नागालैंड में, वो मिजोरम में जहां क्रिश्चियन 92% है, उनके पास जा रहा है। क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इन मुद्दों से हमें लगता है कि तत्कालिक तौर पे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा कि जब इन मुद्दों को आप उठाएंगे तो ये तो कम से कम पता चलेगा कि इस देश के समाज को, लोगों को सही बात पता है। और अगर आपको पता है तो आप चिल्लाएं,
एक नहीं, दो नहीं, 10 बार चिल्लाएं। और इस चिल्लाने का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं जो जगदीश भाई ने कहा। मैं ये जानता था कि सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, और हम सब ये समझते हैं कि हमने कोई आज मुद्दा उठाया और हम डाइस से नीचे उतरे और सरकार उस पर बात करने लगी, कि ऐसा नहीं होता। इसलिए सरकार चुनने से पहले जो कुछ आपने किया उसका असर यह है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है कि वोट किसका हमको मिला है। ये रोज एहसास कराइए। कभी कभी आदमी जो ज्यादा अपना होता है वही भूल जाता है। इसलिए आप खूब धमकाइए, खूब डराइए, लेकिन उतारिए मत। सब कुछ तुम्हें ही करना है, उतारेंगे नहीं तुम्हें। अब तो पहली बार बिठाया है, तुम अपनी मर्जी से नहीं उतरोगे। अब जब तक 10-20 पैदा नहीं कर देंगे समाज में, तब तक तुम्हें उतरने नहीं देंगे। इसलिए जब आप बोलते हैं, आप गुजरात में बोलें, आप कलकत्ता में बोलें, आप इंदौर में बोलें, जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो कानों में आवाज जाती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। टेलीविजन लोग 3% से ज्यादा नहीं देखते, सोशल मीडिया 97% लोग देखते हैं। और आपने जिस डॉक्टर को भेजा है वो इस फन का मालिक है, उसको पता है। उसको तो वो क्या चलता है, वो एक बच्चों का खेल है पबजी, उसको तो पबजी तक का पता है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है। ऐसे में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और जब आप बुलंद करते हैं तो आपकी आवाज सुनी जाती है। आर्टिकल 35 पे इसकी जीती जागती मिसाल है। आप लोगों के सामने तथ्य रख दें, फैक्ट रख दें, रेफरेंस के साथ रख दें, ताकि कहीं भी आप जब बात करें तो तर्कों पे कोई आपको हरा ना पाए, इस पे झूठ ना बोले आपसे। तो ये आवाज आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जाएगी। और इस जाने का असर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक ऑर्डर दिया है। भले ही मैं उस ऑर्डर से पूर्णतः बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा मकसद यह नहीं था, हमारी टीम का मकसद यह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई 15 दिन पहले एक ऑर्डर पास किया है और केंद्र सरकार से कहा है 4 हफ्ते में जवाब दो कि जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है उन्हें माइनॉरिटी कब घोषित करोगे। यह ताली बजाने की बात नहीं है मेरे भाई, यह ताली बजाने की इसलिए बात नहीं है कि इसमें गंभीर बात छुपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अगर 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित कर देगी तो आपके यहां एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। सरकार की मदद लेनी है तो पहले माइनॉरिटी में आओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। 2000 सेंसस का जो मेरा आंकड़ा है वो किसी तथ्य को काटने के लिए है। हिंदुस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में हो और इस पे खुशी मनाई जाने लगे, इसका मतलब है दिवालियापन शुरू हो गया है। इन कारणों पे जाइए कि पहले कश्मीर में था, 9 राज्यों में हुआ कैसे। क्या माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने से कुछ सरकारी इमदाद मिल जाएगी तो क्या इस देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो कहा, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जोर से बात उठाएंगे, चिल्लाएंगे, तो सरकारों में बैठे हुए लोग सुनते हैं कि उनको मालूम है कि साल में एक बार तो वोट लेने आना ही पड़ता है। लिहाजा आप 95 का जो जघन्य अपराध है, जो विषय आपने रखा है, इसकी चर्चा नहीं हुई। जब हिंदू जागरण मंच, इसके युवा जब ये काम करते हैं तो हो सकता है कि समाज के पॉलिटिकली करेक्ट तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, समाज में संभ्रांत लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है नहीं 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 नहीं, हमें सबको मिलकर रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, हमें ये मुद्दे नहीं उठाते।
जो लोग ये बात कहते हैं वो मान लें, वो कैंसर को अपने अंदर पाल रहे हैं, उसका इलाज नहीं करना चाहते हैं। कैंसर का जितनी जल्दी इलाज हो जाए, जिंदगी उतनी आसान बच जाती है। जितनी देर में करते हैं, पैसा भी खर्च होता है और मौत भी हो जाती है। हिंदू जागरण मंच को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज ये उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो इस राष्ट्र को समाप्त कर रहे हैं। ये कम से कम उन मुद्दों से आपको अवेयर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी में, इनकी मुहिम में मेरी पूरी ताकत है, और ये ताकत सिर्फ मैं उसी अंदाज में दे सकता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। मैं इनके सामने एक तथ्य रख रहा हूं। 1995 भारत की संसद ने एक अजीबोगरीब काम किया और उसे 2013 में संसद ने पास कर दिया, और उसके क्लॉजेस बताऊंगा आपको। तो मैं मानता हूं कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं और इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो रात को नींद नहीं आएगी आपको, अगर आप उसके एक एक पॉइंट और क्लॉज को सुन लें। मुझे जब से यह पता चला, टॉपिक आप कोई भी रखिए, मैं इन मुद्दों को इसलिए उठाता हूं कि एक लड़ाई तत्कालिक लड़ाई होती है, इमीडिएटली बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, ये चलता रहेगा। एक लड़ाई होती है जो आपके अस्तित्व को समाप्त कर देती है, और हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। 95 में जघन्य अपराध हुआ, जिसे मनमोहन सरकार ने 2013 में इतना मजबूत कर दिया है और इतनी खामोशी से किया है, और विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने इस मुद्दे को जनमानस तक नहीं पहुंचाया। मेरी शिकायत नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, उनके नफा नुकसान का मामला होगा, इसलिए मेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। और अगर शायद ये मुद्दा आज आप न रखते तो मैं इसको रेफरेंस में कहता। 1923 में एक वक्फ बोर्ड बना था, 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर 95 में किया गया, और 2013 में आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ है। आप लोग जाइएगा, गूगल पे तलाश कीजिएगा, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, आपको नींद नहीं आएगी, बता रहा हूं मैं। आपको उठ के लगेगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये आपका होगा भी कि नहीं होगा 2 साल के बाद। एक वक्फ बोर्ड बना था, जो मुगलों के नाजायज वारिस यहां रह गए थे कि ये कब्रें, ये मकान, ये किले विले सब साफ देखेंगे, तब तक तो ठीक था। अब उसमें अमेंडमेंट होके मालूम है क्या हो गया है? ये जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाली फौज है, इनका जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, इस पे ये मुसलमान कभी नहीं बोलता है। ऐसे सारे कानूनों पे तो शांत रहता है। आप देखिए कि कितने समझदार हैं कि जो काम उनके हक में इलीगल तरीके से हो गए हैं उसको एंजॉय करता है, उस पर चर्चा नहीं करता, और यह भी इंश्योर करता है कि 100 करोड़ लोग भी उस पर चर्चा न करें, इसलिए कि आपको शत्रु बोध है ही नहीं। आप उस शत्रु का नैरेटिव चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं, उसी के गुणगान करते हैं, उसी का नारा लगाते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि बैठे बैठे हम तो शत्रु की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। उसने पूरे देश को पता नहीं लगने दिया। गलत हो सही हो, यह बहस की बात अलग हो सकती है। वो शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे थे कि उनको पता नहीं था कि इस एक्ट में क्या है, उनको बखूबी पता था, जरूरत से ज्यादा पता था, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमने आज खुल के चिल्ला करके इस बात पे चिल्लाया नहीं, ये वो जानते थे कि हम गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पता था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में मैसेज दिया
कि दोबारा एनआरसी लेके मत आना, हम पूरे देश में आग लगा देंगे। वो जानते थे कि सीए क्या है, इसलिए आपको दूसरी तरफ ध्यान रखा और वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 और 2013 में उसको बना, पास हो गया। किसी नेता ने, किसी संगठन ने इस पे कमरों में बैठ करके डिबेट तक नहीं की। इतने सेमिनार, इतने संगोष्ठी